नमस्कार, मेरा नाम इंद्रेश कोहली है। आप देख रहे हैं मिशन न्याय न्यूज़ चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो उत्तराखंड के कोई नेता नहीं हैं, किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं। एक ऐसे युवा साथी हैं जो बनारस से हैं, लेकिन उत्तराखंड की पीड़ा उनके मन में है, उनके 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 मस्तिष्क में है। वो जानते हैं इस पीड़ा को, इस दर्द को। इसके लिए स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर 50 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहे। आप समझ सकते हैं कि 50 दिन तक भूख हड़ताल करना कितना मुश्किल होता है। वो भी हमारे नेताओं को जगाने के लिए, जो काम नेताओं का था, जो मुद्दे नेताओं को उठाने चाहिए थे, वो प्रवीण सिंह काशी जी उठा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा अपनी बात में आपका टाइम नहीं लूँगा। प्रवीण जी से हम खुद बात करेंगे। प्रवीण जी बताएंगे कि हमारे को कि उन्होंने क्या शुरुआत करी है, वो क्या चाहते हैं। प्रवीण जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, और आपके दर्शकों को विशेष धन्यवाद जो कि जनता की बातों को लगातार उठा रहे हैं। मेरा नाम जो है प्रवीण सिंह काशी है और मैं बनारस में पैदा हुआ। उत्तराखंड के संदर्भ में बस ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड वो धरती है जिसकी लड़ाई भारत की आज़ादी के बाद, वो राज्य जहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, जहाँ पे 24 घंटे में 13 शहादतें हुई खटीमा और मसूरी में। बेलमती चौहान जी के सिर पे गोली मारी गई और इन शहादतों के बाद राज्य बना। लेकिन आज 21 साल हो गए, यहाँ की राजधानी, जो अस्मिता का सवाल जो था, वो राजधानी गैरसैंण अभी तक नहीं बनी। तो इसी को लेकर के हम जो है लगातार पिछले 2017 से गांधीयन तरीके से अनशन, आंदोलन, उपवास, लोगों के बीच में जाके जागरूकता फैलाना और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत के हिसाब से आंदोलन को दिशा देना, ये अभी हमारा जो है उत्तराखंड को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है। जी, गैरसैंण को लेकर के आपने जो शुरुआत करी, वो कौन से सन से शुरुआत करी? कौन उस समय क्या 2017 में आपने बताया था मुझे, और उसके बाद कितने दिन तक आंदोलन किया आपने आमरण अनशन, उसके बारे में बताइए। जी, उत्तराखंड में मेरा जो जन संघर्ष है, पहली बार ऋषिकेश एम्स को लेकर के शुरू होता है। ऋषिकेश एम्स, जब जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, उन्होंने ऋषिकेश एम्स की जो दरें हैं करीब करीब 15 गुना बढ़ा दिए। कई अखबारों ने तो 4000 गुना भी बताया। अब वहाँ पे प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो कि स्पीकर हैं अभी वर्तमान में, उसकी गवर्निंग बॉडी में भी थे। उनके पास हम गए कि उत्तराखंड के लोग जो है, जिनके लिए एम्स बना, गरीब लोगों के लिए, वो एम्स जो है महंगा हो गया, आप जो है कुछ करिए। उन्होंने नहीं सुना। विपक्ष के लोगों के पास भी गया, नहीं सुने। तो हमने खुद से ही जो है वहाँ की गलियों में, वहाँ के गंगा के किनारे घाट पे जाके लोगों से बातचीत की, और फिर लोगों के समर्थन से लोगों ने मजबूती दिया। गांधीयन तरीके से अनशन, उपवास हुआ, और फिर वो सफल रूप से जो है वो दरें वापस लौटाई गई। और वो मेरा पहला जो है रचनात्मक जो है संघर्ष था यहाँ पे, जिसमें आज भी 3-4 हज़ार लोग, कोरोना काल में आप देखेंगे कितने लोग जो है क्रिटिकल कंडीशन में जाके लाभान्वित होते हैं, और हर रोज़ होते हैं। एम्स में गरीब आदमी जा सकता है, इलाज करा सकता है, मैक्स अपोलो में नहीं जा सकता। तो ये मेरा पहला संघर्ष शुरू हुआ। बहुत अच्छी बात प्रवीण जी ने बताई। एम्स ऋषिकेश देहरादून में आपने जो दरें बढ़ाई थी हॉस्पिटल में, उनको आपने कम करवाई, लड़ाई लड़कर। उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, जो कि बड़े बड़े अस्पतालों में हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने को मजबूर होते थे। आज एम्स जैसे अच्छे हॉस्पिटल में बहुत कम दरों में उनका इलाज शुरू हो गया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं प्रवीण जी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर आपने आंदोलन शुरू किया था, अब वर्तमान में क्या स्थिति है और आप क्या चाहते हैं? 2017 में पहली बार अनशन, उपवास किया था गैरसैंण में। फिर 18 में जो है ये संघर्ष जो है और बड़ा हुआ। करीब 30 दिन मैंने गैरसैंण में अनशन किया, और 20 दिन गोला पार्क श्रीनगर में गैरसैंण को लेकर के। और ये लड़ाई जो है, ये संघर्ष जो है मजबूत हुआ। सभी लोग इसमें भागीदार होने लगे, और लोग मशाल लेके देहरादून की सड़कों पे भी आए, हल्द्वानी में भी आए। उस दबाव का परिणाम ये रहा कि बजट सेशन में इतना बड़ा घेराव हुआ माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, कि उस दबाव के चलते उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, जबकि हमारी मांग जो थी वो एक राज्य में एक राजधानी, अभी भी वही राजधानी की है। लेकिन उस घेराव के बाद उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमे किए। राजधानी नहीं थी पूर्ण, लेकिन बहुत सारे केसेस लगाए, धाराएं, जिनमें अभी भी हमारे ऊपर वो धाराएं हैं। और वो संघर्ष जो है अभी उन धाराओं को लेके हमारा एक नए तरीके से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सत्याग्रह करते हुए जेल जाने की हमने निर्णय लिया कि ये लड़ाई
एक राज्य में एक राजधानी की होनी चाहिए, नहीं तो पूरे देश में दो दो राजधानियां बनने लगेंगी। देश के अन्य भागों में भी लोग कहेंगे कि नई दिल्ली के अलावा तमिलनाडु के लोग कहेंगे हमारे पास एक राजधानी बना दो, एक नई परिपाटी की शुरुआत हो जाएगी। तो इस फैशन से हम धामी जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा जानते हैं कि देश किस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जूझ रहा है, जहाँ पर दुगुना जो है रोजगार होना चाहिए, दुगुनी सैलरी होनी चाहिए, दुगनी जो है हॉस्पिटल होने चाहिए, दुगने डॉक्टर्स और स्टाफ होने चाहिए, स्कूल कर्मचारी होने चाहिए, उनके समय पे जो है वेतन मिलना चाहिए, परमानेंट कर्मचारी होने चाहिए। वो ना हो के सड़कें ना हो के बिजली ना हो के पानी भी नहीं है, आप दो राजधानी बना रहे। तो ये जो है किसी भी राज्य के बड़े नेता को ये सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? एक सवाल ये आता है, आपके समक्ष भी आया होगा शायद, कि आप बनारस से हैं, उत्तराखंड से आपको चुनाव नहीं लड़ना है कहीं भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और आप यहाँ के दर्द को उठा रहे हैं, यहाँ की पीड़ा को उठा रहे हैं। क्या आपको ऐसे कभी सवालों का सामना करना पड़ता है? हाँ, ऐसा होता है। ज़्यादातर लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहते हैं कि तुम बाहर से तुम क्यों गैरसैंण की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि जब हिंदुस्तान की लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी थी तो उन्होंने अलग जो है उत्तराखंड को नहीं अलग महसूस किया, कलकत्ता को अलग महसूस नहीं किया। जतिन दास ने जो कलकत्ता से पूरे देश की बात की, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांधी जी ने पूरे देश की बात की। वीरचंद सिंह गढ़वाली जो है वहाँ पर अंग्रेजों की सेना में थे, उन्होंने गोली चलाने से मना किया था। तो यहाँ के सबसे बड़े नेता क्रांतिकारी वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने पूरे देश की लड़ाई लड़ी। तो हमें गांधी जी साउथ अफ्रीका में जाके लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हमें लगता है ये हमारा देश है। अगर यहाँ कुछ हो रहा है, अगर हमारे कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम कोई इतने बड़े नहीं हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा है और इसको हम करेंगे। चिड़िया के चोंच वाली का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। प्रवीण जी के विचार देखिए, अगर ऐसे ही विचार हमारे देश के युवाओं के और हर प्रांत में रहने वालों के हों और हर समाज सेवी के हों, आज समाज सेवी के रूप में काम कर रहे थे, कोई दो राय नहीं कि समय बदलते देर नहीं लगेगा। जिन मुश्किलों से हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दो चार होना पड़ता है, उनसे भी जल्द ही निजात मिल जाएगी। प्रवीण जी, आपने हमारे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी धन्यवाद। मैं आखिरी में एक अपील करना चाहता हूँ। मैं बनारस से होके गैरसैंण की बात कर सकता हूँ, एक राज्य एक राजधानी की बात कर सकता हूँ, तो खटीमा से पैदा हुए, शहीदों की धरती से पैदा हुए नौजवान मुख्यमंत्री वो क्या सोचते हैं। और अभी मैं गैरसैंण गया था तो वहाँ पे EWS पे सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए कानून को नहीं है। आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कम से कम आप अपनी ही बात पे टिकते कुछ तो करते कि अपर सचिव लेवल का कोई अधिकारी ग्रीष्मकालीन वहाँ पे एक मिनी सचिवालय जो कि पूर्ण राजधानी की तरफ एक दिखता कि आप बनाना चाहते हैं, वहाँ कारीगर पहुँचते, तो वो भी नहीं है। तो मेरा यही अपील है उत्तराखंड के युवाओं से, माताओं बहनों से और तमाम लोगों से, राज्य आंदोलनकारियों से, कि आपने राज्य बनाया, आपकी राजधानी है, आप अगर नहीं बनाएंगे तो आपके गांव के लोग माइग्रेट होने को मजबूर होंगे। खेतों में सुअर बंदर होंगे क्योंकि वहाँ जनता नहीं होगी, तो खेतों में सुअर बंदर होंगे। तो आप अपनी लड़ाई के लिए उठ खड़े हो। मैं आपके लिए 14 सितंबर को जेल जा रहा, आप कहाँ खड़े होते हैं, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। आप जेल जा रहे हैं, जो आंदोलन आपने किया था गैरसैंण को लेकर के, उसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और 14 सितंबर को यानी कि कल को, तो आप उसमें जमानत नहीं कराना चाह रहे हैं? जी, कल जो है मेरी तारीख है गैरसैंण में, राजधानी को लेकर के वो मुकदमे हुए 11 धाराओं में, और मैं उस पर क्यों लूँ मैं बेल क्यों लूँ? मैंने कोई अपराध नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया। जनता की आवाज़ उठाना अपराध है तो मैं तो दोबारा मैं करूँगा, मैं धामी जी को घेरूँगा और धामी जी के आगे आने वाले मुख्यमंत्री को भी घेरूँगा। तो ये छूट ये रुकने वाला नहीं है संघर्ष। तो ये तो धामी जी को तय करना है और तमाम लीडर्स को तय करना जो उत्तराखंड की बात लगातार कर रहे हैं, उनको तय करना है कि आप उत्तराखंड में भी चुनाव शुरू होने वाला है, आप जो अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए। तो ये पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ की जनता ज़्यादा है, तो आप पहाड़ में वोट किस बात में मांगने जा रहे हैं? 2000 से आप आंकड़े देखेंगे, 2000 से 2021 तक 35 लाख लोगों ने गांव छोड़ के पलायन किया। अब आंकड़े देखेंगे, 1700 गांव जो है करीब करीब भूतहा हो गए, 4000 गांव भूतहा होने की जद में है ना। तो और 90% उत्तराखंड राज्य जो बना है, 90% जो है केंद्र से जो बजट आता है वो मैदानी इलाकों में लग जाता है। सिडकुल जो है 3 जनपदों में। तो आपको ये देखना होगा कि स्वराज का मॉडल क्या होगा, पहाड़ के लिए कुटीर उद्योग क्या होंगे, उसके हिसाब से पॉलिसीज बने। तो ये हमारी बात है और ये यहाँ के लोगों को तय करना होगा, नहीं तो माताएं रोएंगी। जो पहले जिन्होंने लड़ा, राज्य बनाया, आज भी उनके बच्चे गाँव छोड़ के जाने की बात है।
प्रवीण जी, आपको नहीं लगता कि ये इन जो मुश्किल हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अभी तक कोई जिम्मेदारी अधिकारियों के पास नहीं है, जिम्मेदारी नहीं तय की गई कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेही आपकी है, आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। जवाबदेही की कमी मानते हैं आप? बिल्कुल जवाबदेही है। देखिए, दो लीडर्स प्रमुख हैं यहाँ पे। एक तो अभी मुख्यमंत्री जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। किस बात के लिए? मतलब ये आशीर्वाद जनता क्यों दे, जनता को तय करना है। क्योंकि बच्चे तो डिग्री लेके, सर्टिफिकेट लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं। कृषि जो 2000 में 28% होती थी, 28.5% लोग कृषि कार्यों से अपनी आजीविका चलाते थे, आज 8% 9%। तो जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता। परिवर्तन में क्या है, उनसे भी सवाल है कि क्या गैरसैंण होगा परिवर्तन में? ये गैरसैंण नहीं उस परिवर्तन यात्रा, केवल परिवर्तन में चेहरे और मोहरे बदलेंगे, बोर्ड और बैनर बदल जाएगा राज्य का, और बाकी वैसे ही चलेगा ढांचा। तो ये सवाल है बुनियादी। और जो एक तीसरा राजनीतिक दल दिल्ली से जो है, बड़े दिल्ली में जिनकी बड़ी चर्चा है, जिन्होंने बहुत काम किया, आध्यात्मिक राजधानी की घोषणा कर रहे हैं, इसे देश की आध्यात्मिक राजधानी बना रहे हैं, उत्तराखंड की राजधानी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो सभी मुख्य नेताओं से, अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री धामी जी और हरीश रावत जी, सबसे हमारा एक सवाल है कि आप चुनाव में क्या देने जा रहे हैं, लोगों से क्या लेकर के आप वोट लेंगे। इन्होंने जो है, कल मैं देखा था, नो पेंडिंग अभियान मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया कि मैं नो पेंडिंग अभियान चला रहा हूँ, सारे फाइल क्लियर कर रहा हूँ। मुझे लगा कि गैरसैंण की फाइल क्लियर होने वाली, 21 साल पुराना है वो फाइल, तो पहली फाइल है राजधानी की, शहादतों की, है ना, राज्य आंदोलनकारियों की फाइल है। उस पर जो है वो नो पेंडिंग में है क्या? रोजगार जो है नो पेंडिंग में है क्या? पलायन जो है नो पेंडिंग में है क्या? सड़कें जो है पहाड़ की नो पेंडिंग में है क्या? कौन सी है? कौन सी फाइलें हैं? क्या आप मंत्री बदल रहे हैं? खाने खिलाने वालों की फाइल नो क्लियर हो रही है? तो ये सारी बातें हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी सवाल है, नौजवान मुख्यमंत्री हैं, नए युग के लीडर हैं, उनसे बड़ी आशाएं हैं, है ना। लोगों ने 57 सीटें दी थी इस पार्टी को, तो उनसे ज़्यादा सवाल किए जाएंगे। उनसे यही आशा है कि आप हमें जेल दे दो, कोई बात नहीं है, राजधानी बना दो। अब राजधानी बनाइए, नहीं तो हम जेल जाएंगे और दोबारा जेल से वापस आएंगे, फिर घेरेंगे, अब फिर मुझे जेल में डालोगे। ये आपको लगातार करना पड़ेगा, इससे तो बात बनती नहीं। देखिए, प्रवीण जी ने बिल्कुल सब कुछ साफ साफ स्पष्ट कह दिया है। हम भी ये कहना चाहेंगे कि हमारे इस न्यूज़ को, इस रिपोर्ट को प्रशासन और शासन के अधिकारी और मंत्री और मुख्यमंत्री भी देख रहे हो, तो वो इस बात पे ज़रूर गौर करें कि ये प्रदेश की जनता की आवाज़ है, ये प्रवीण सिंह काशी की आवाज़ नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता की कहीं ना कहीं से आवाज़ होगी जो इनके माध्यम से सामने आ रही है। तो हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज़ को सुना जाए और इसको प्रमुखता से इसको हल करने में समय दिया जाए। और ना तो आप पक्ष की बात कर रहे हैं, सरकार के साथ है, ना ही विपक्ष के साथ है, ना ही किसी पार्टी के साथ है, एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक दल चुनाव के समय पर गंभीर मंथन करते हैं कि क्या कारण है और किस वजह से हमें वोट मिल सकता है, तो मैं कहूँगा कि ऐसा मुद्दा भी आप दे रहे हैं कि जो जनता को सीधे सीधे अपने साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। तो प्रवीण जी ने बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बात हमारे साथ की और जनता को बताने की कोशिश करी। तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जो हमारे दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग और भी ऐसे साथी अगर आपको कहीं नज़र आते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करिएगा, हम उनके माध्यम से उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। प्रवीण जी ने हमारे को समय दिया मिशन न्याय न्यूज़ चैनल को बात करने के लिए। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन न्याय को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मिशन न्याय के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।